हेलो एवरीवन। तो लास्ट के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, और जिसमें कि हमने देखा कि किस तरह के चेंजेस मेल एंड फीमेल बॉडी में होते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस, यानी कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो है किस तरह के चेंजेस उनके बॉडी में होते हैं जब वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, और जो कि क्लास 8 में भी इसके बारे में है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना ताकि आगे के समझ में आएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दोनों में ही हम जो पार्ट्स हैं वो उनके जो फंक्शंस है वो देखेंगे और डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को, समझते हैं क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पर है, सबसे पहले देख सकते हैं ब्लैडर, जिसमें कि यूरिन स्टोर होता है, ये ब्लैडर है। देन यहाँ पर है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि मेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है। देन ये है पेनिस जो कि जिसका कि इसमें ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन काम आता है, सेक्सुअली इंटरकोर्स की ड्यूरिंग यूज़ होता है। देन ये यूरेथ्रा जो है, ये यूरेथ्रा यहाँ से देख सकते हैं जो यूरिन पास होता है, एंड यहाँ से जो स्पर्म है वो भी पास होता है। तो यहाँ पर फिर टेस्टिस देख सकते हैं, ये टेस्टिस है, ये यहाँ जो कि स्पर्म प्रोड्यूस होता है। एंड ये स्कॉटम जो है जो कि बॉडी के बाहर होता है और इसके अंदर टेस्टिस होता है। तो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म, स्पर्म को कैरी करके कौन है वास्ट डिफरेंस यहाँ से लेके आते हैं। एंड फिर यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो ये स्पर्म कैरी कर रहे हैं, देन यहाँ से जो ब्लैडर है ये दोनों आपस में यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ जॉइंट हो रहे हैं, और फिर यहाँ से ये यूरिन पास होने के लिए अंदर स्पर्म के लिए दोनों के लिए सेम ही ट्रैक होता है। तो ये मेल्स में होता है ऐसा कि स्पर्म के लिए एंड यूरिन के लिए सेम ट्रैक होता है, दोनों आपस में यहाँ पर जो है ना देख सकते हैं, यहाँ पर मर्ज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम डायग्राम समझ, यहाँ पर ये सेमिनल वेसिकल्स हैं जो कि फ्लूइडिटी देते हैं स्पर्म को ताकि स्पर्म फ्लो कर सके, क्योंकि स्पर्म जो होते हैं ना मोटाइल होते हैं। एंड यूरेटर है जो कि किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके ब्लैडर में लेके आते हैं। तो समझ में आए सारे पार्ट्स। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन इसके। यहाँ पर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स हमने बताया था कि जर्म सेल्स जो हैं वो गैमेट्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन तक ले जाने के लिए जो स्पर्म को चाहिए वो सारी चीज़ें भी प्रोड्यूस करते हैं मेल्स में। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होता है, जर्म सेल्स या जिसको कि स्पर्म बोलेंगे वो प्रोड्यूस होता है। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्कॉटम। ये स्कॉटम में बाहर, हमने बताया था बॉडी के बाहर होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। बिकॉज क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हमारे नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री अराउंड है, लेकिन जो स्पर्म को क्या होता है लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो बॉडी के बाहर ही होते हैं। तो वी हैव डिस्कस रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सेक्रेशन ऑफ द टेस्टिस इन द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो ये हमने इसके पिछले चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है, हार्मोन चैप्टर, जिसमें ये टेस्टिस जो है वो क्या रिलीज़ करता है, सेक्रेट क्या करता है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। आगे कि in the previous chapter, in the addition to regulating the formation of sperm, testosterone brings about changes in the appearance। मतलब एक तो है ही वो स्पर्म प्रोडक्शन, साथ में जो अपीयरेंस है ना, जो बॉयज़ में अपीयरेंस होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये भी कौन लेके आता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होते हैं। ठीक है, देन आगे है कि द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंस। अब जो ये स्पर्म जो बना वहाँ पर टेस्टिस के अंदर, वो वास्ट डिफरेंस क्या करता है, उसको ले करके आता है, दैट यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। और जो यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब है उसके साथ क्या करता है, वो कंबाइन करता है। मैंने वहाँ दिखाया ना जॉइंट जहाँ पर होते हैं वो दोनों आपस में जॉइंट हो जाते हैं। एंड द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड द यूरिन। और जो यूरेथ्रा में क्या होता है, स्पर्म एंड यूरिन के लिए, दोनों के लिए क्या बन जाता है, कॉमन पैसेज बन जाता है, जिसके लिए जो मेल्स में होता है क्या, यूनिजेनिटल ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि दोनों के लिए सेम ट्रैक्ट होता है, यूरिन के लिए भी एंड स्पर्म के लिए भी। ऑफ द वास्ट डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक द प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसिकल्स, ये दो टाइप के ग्लैंड वहाँ पे देखा हमने डायग्राम में, add their secretions so that the sperm are now in the fluid, which makes their transport easier, and this fluid also provides nutrition। क्योंकि जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, तो वो मूव करता है, वो मोटाइल यानी कि मूव करता है। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है ना कुछ ऐसे, यहाँ पे द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल्स। तो फीमेल जर्म सेल्स तक उनको पहुंचना होता है,
जिसकी वजह से वो मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं। और जो सेक्रेशंस है ना, ये सेमिनल वेसिकल जो सेक्रेशंस देते हैं तो फ्लूइडिटी देते हैं ताकि वो जो है फ्लो मूव कर सके इजीली। इस तरीके से कुछ वो हेड टाइप का होता है, जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है एक हेड जैसा होता है, पीछे फिर टेल टाइप का होता है, तो ये फिर मूव करते हैं आगे की तरफ, जस्ट लाइक फिश जैसे मूव करते हैं ना पानी के अंदर, वैसे ही मूव करते हैं ये जो स्पर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये देखते हैं। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स, है ना, जो फीमेल जर्म सेल्स को एग बोलते हैं, आर मेड इन द ओवरीज, ओवरीज में बनते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन ऑल्सो। सबसे पहले इसका डायग्राम को, इसका भी हम समझ लेते हैं डायग्राम कैसे है। डायग्राम में यहाँ पर हम देख सकते हैं फीमेल, सॉरी देन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर देखो ये है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं। ये जो दोनों ओवरीज है ना, 2 पेयर्स ऑफ ओवरीज, एक इधर भी और एक इधर भी है। इनका मेन काम क्या है, एग प्रोड्यूस करना, जो है ना, जो जर्म सेल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। और ओविडक्ट मतलब इधर ऑफ 2, दोनों में से कोई एक जो है वो एग प्रोड्यूस करता है। देन ये यूट्रस है, ये वाला पार्ट, जहाँ पर कि जब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेबी यहाँ पर होते हैं। देन ये सर्विक्स पार्ट है, एंड इसके बाद ये वेजाइनल पार्ट है जो आउटर पार्ट होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम है, और दोनों में से कोई एक ओवरी जो है ना 1 एग प्रोड्यूस करते हैं अराउंड एवरी मंथ, है ना, एवरी मंथ एक एग प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर है कि व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न, when a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. On reaching puberty, some of these start maturing, and 1 egg is produced every month by one of the ovaries. The eggs is carried from the ovary to the womb through the thin oviduct or fallopian tube. तो जैसे जो गर्ल जब एक बॉर्न होती है ना, उस टाइम बहुत सारे जो ओवरीज ना, बहुत सारे इमेच्योर एग्स, यानी कि जो एग्स जो मैच्योर नहीं होते वो पहले से ही कंटेन होता है। लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी एज में आते हैं तो क्या होता है, ये जो एग्स है वो मैच्योर होने स्टार्ट होते हैं, और जब मैच्योर होते हैं फिर दोनों में से कोई एक ओवरी जो है एक एग रिलीज करता है अराउंड एवरी मंथ, एंड द 2 ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। और दोनों जो है ना वो देखा ना, यहाँ से एक ओवरी था, फिर यहाँ से भी एक ओवरी, दोनों आगे बीच में यूनाइट कर रहे थे, यहाँ पर दोनों आपस में मिल रहे थे यूट्रस में आकर के यूनाइट कर रहे थे दोनों के दोनों। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइनल थ्रू द सर्विक्स, और नीचे उसके सर्विक्स पार्ट था, सर्विक्स फिर कहाँ ओपन हो रहा था, आगे आके वेजाइना में। द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म जो है वो वेजाइना से ही एंटर करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड दे ट्रैवल द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जो स्पर्म है वो वेजाइनल पैसेज से ही एंटर करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि जब वो मीट करते हैं, यानी कि जब वो मिलते हैं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में, तब जो वेजाइना के थ्रू स्पर्म एंटर करता है। दे ट्रैवल अपवर्ड एंड रिचेज द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग्स, और वो इसके थ्रू सर्विक्स के थ्रू होते हुए कहाँ तक पहुँचते, ओविडक्ट में पहुँचते हैं। ओविडक्ट तक स्पर्म को पहुँचना होता है। मैं एक बार फिर से डायग्राम की तरफ जाती हूँ तो मैं बताती हूँ। यहाँ से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या होता है ना कि ये यहाँ से स्पर्म जो है रिच कर पहुँचता है, फिर सर्विक्स के थ्रू होते हुए अगर इस वाले ने एग प्रोड्यूस किया इस वाले ने, तो यहाँ तक जाएगा, ये जो स्पर्म है यहाँ तक जाना होता है, या फिर यहाँ तक जाएगा अगर इससे प्रोड्यूस किया, और यहाँ पर वो आप मिलते हैं जो एग है एंड जो स्पर्म है इस वाले, यानी कि फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ओविडक्ट में फ्यूजन होता है। तो यहाँ से इसको इतना मूव करना होता है, तभी वो स्पर्म इतना मोटाइल होता है। ठीक है, आए समझ में, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ जाना उनको। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे है कि बात क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑकर होगा। दे ट्रैवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट व्हेन दे मे encounter the egg. The fertilized eggs start dividing and form a ball of cells called embryo. अब जब वो जो स्पर्म जो है वो एग से जब मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग का फर्टिलाइजेशन। और जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर वो फर्दर किस में ग्रो करना स्टार्ट करेगा, एम्ब्रियो में। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, और यूट्रस में फिर जो है एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है, एंड वेयर दे ग्रो टू डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फीटस। उसके बाद वहाँ से वो ग्रो करेगा और एक फीटस बनेगा, और फीटस जो बाद में बड़ा होगी वो फिर बेबी बन जाता है। हैव सीन इन द अर्ली सेक्शंस इन द मदर्स बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड।
अब क्योंकि मदर्स बॉडी को वो बेबी कैरी करना होता है, तो इसीलिए हर जो मंथ है ना, एक एग जो है वो रिलीज़ करता है ओवरी, और जो एग है अगर फर्टिलाइज़ हुआ तो आगे जा कर के फिर जो मदर्स बॉडी इस तरीके से डिज़ाइंड होता है कि वो बेबी को फिर नरिश कर सकता है ना, एवरी मंथ। थिकन्स, इसीलिए जो लाइनिंग है ना, थिकन्स, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थिकन्स एंड रिचेस सप्लाई विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो लाइनिंग जो है, जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो काफ़ी थिक हो जाते हैं, काफ़ी सारे उसमें ब्लड सप्लाइड होता है, रिचली ब्लड सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ब्लड होते हैं ताकि वो एम्ब्रियो को नरिश कर सके। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। तो ये प्लासेंटा का डेफिनेशन भी है कि जो बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है, किससे मिलता है? मदर्स में प्लासेंटा होता है, जो कि जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ब्लड से उनको, जो बेबी को, उसको न्यूट्रिशन मिलता है। दिस इज़ अ डिस्क विच इज़ एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। ये यूट्रस की वॉल में डिस्क शेप का होता है, एम्बेडेड होता है, जो कि मेनली जो बेबी है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ये समझ सकते हो सीधे सीधे। इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। विली पड़ा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसी टाइप का कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ से विली टाइप होता है, ताकि वो जो बेबी है उसको न्यूट्रिशन दे सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो ऑन द मदर साइड, on the mother's side are blood spaces which surround the villi, or this provide a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo। तो क्या होता है, विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ताकि वो सरफेस एरिया को बढ़ा सके और मैक्सिमम जो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिशन है, वो प्रोवाइड करा सके एम्ब्रियो को। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेज विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू दी प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से देखो क्या हो रहा है, एक तो बेबी को न्यूट्रिशन भी मिल रहा है साथ में, क्योंकि मदर से वो न्यूट्रिशन लेता है भी, और साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करेगा, जो बेबी प्रोड्यूस करेगा, वो क्या करेंगे, मदर्स के ही ब्लड में उसको रिमूव करते हैं, वहीं से ट्रांसफ़र करते हैं, वहीं से रिमूव होता है। तो द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स प्लेस अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ में जो बेबी डेवलप होता है मदर्स बॉडी में। द चाइल्ड इज़ बॉर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल्स इन द यूट्रस, एंड यूट्रस में जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो चाइल्ड जो है वो बॉर्न होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया तब जबकि जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाए, तो ये सारे प्रोसेस फिर आगे होते हैं। लेकिन क्योंकि हर मंथ जो है ये एग प्रोड्यूस होता है हर मंथ, तो अगर ये एग हर बार तो ये फर्टिलाइज होता नहीं है, तो जब फर्टिलाइज एग नहीं होता है तो क्या होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक में देख रहे हैं हम। ठीक है, कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या होगा अगर एग जो है वो फर्टिलाइज ही ना हुआ हो? इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर 1 डे, एक दिन रहता है हमारे यूट्रस में। एंड सिंस द ओवरी रिलीजेज 1 एग एवरी मंथ, द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। और क्योंकि हमारा जो ओवरीज है वो 1 एग प्रोड्यूस करते हैं एवरी मंथ में, तो जो हमारा यूट्रस है वो भी अपने आप को प्रिपेयर करता है कि अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाए तो मुझे फिर नरिशमेंट भी देना है, तो वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। दस इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी, जिसकी वजह से जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो क्या होता है, थिक एंड स्पॉन्जी हो जाता है। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। और ये किस लिए होता है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए एग, तो एग को क्या दे सके, नरिशमेंट दे सके, यानी कि नरिश कर सके एम्ब्रियो को। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये लाइनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज ए ब्लड एंड म्यूकस। तो ये लाइन क्या होता है, फिर ब्रेक कर जाता है। और दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ जो ये होता है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, जो नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स बोलते हो, जो कि गर्ल्स में होते हैं। ये यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 डेज़। तो ये भी है, कुछ में 2-3 डेज़ 8 डेज़ तक, कुछ में ज़्यादा दिन भी होता है। तो ये मैंने पहले ही बताया था, ये बॉडी टू बॉडी डिफरेंट हो सकते हैं। तो मिनिमम 2 डेज़, मैक्सिमम 8 डेज़ तक ये जो पीरियड्स हैं वो लास्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया व्हेन द एग्स इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं, वह रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जैसे कि हमने देखा कि जो सेक्सुअल मैचुरेशन है ये ग्रेजुअल है, स्टेप बाय स्टेप ये होता रहता है, एंड टेक्स प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। तो जनरल बॉडी ग्रोथ भी जो है वो साथ साथ ही हमारे होते रहते हैं, और साथ में जो सेक्सुअल मैचुरेशन भी स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual acts or having or bringing up children। तो जस्ट कि सेक्सुअल मैचुरेशन जो है वो हो गया है या हो रहा है, और
ये जो थोड़े बहुत जो चेंजेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेक्सुअल एक्ट के लिए तैयार हैं एंड देन हैविंग ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रंस के लिए तैयार, यानी कि बेबी कर सकते हैं, ये इसका मतलब नहीं है। ये नहीं कि हमारा जो बॉडी है या फिर जो माइंड है इस बात के लिए रेडी नहीं है। हाउ डू वी डिसाइड इफ़ द बॉडी और द माइंड इज़ रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमें कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमारे बॉडी और जो माइंड है वो रेडी है नहीं है? ऑल ऑफ अस आर अंडर वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर अबाउट दिस इश्यूज़। तो हम में से सभी ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रेशर से झेलते हैं या हमारे ऊपर होता है, जैसे कि प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज़ विच वी रियली वांट टू और नॉट। कई बार हमारे फ्रेंड्स के सर्कल ऐसा होता है, वो किसी काम के लिए प्रेशर देते हैं और कई बार हमें लगता है हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत है, सही है, इस टाइप के जो प्रेशर है। देन दे कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज़ टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। कई बार जो फैमिलीज़ है वो प्रेशर डालते हैं। इंडियन फैमिलीज़ में ज़्यादातर ऐसा होता है कि हाँ शादी कर लो और बच्चे कर लो। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन, और गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं कि बच्चे जो है कम होने चाहिए। सुना होगा बहुत सारा होता है ना कि हाँ 2 बच्चे हैं, चाहे छोटी फैमिली हो तो वो अच्छी है, इस टाइप से। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस एंड बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। तो इस तरह की सिचुएशन में कोई भी जो चॉइस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि प्रेशर बहुत सारे जगह से होते हैं। नेक्स्ट है कि वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज। अब जैसे ये तो सारी बातें हो गई हाँ कि इस तरह के प्रेशर होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने इसमें हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज में भी ध्यान देना चाहिए कि इसमें हेल्थ पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। वी ऑल्सो मस्ट ऑल्सो कंसिडर पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग सेक्स। अगर हम सेक्स करते हैं तो इसमें हमारे हेल्थ पर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। कि वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 9th में ये टॉपिक पढ़ा दैट डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, ये क्लास 9th में था, हाउ डू वी फॉल इल चैप्टर पहले था, जो कि अब जो है उसको डिलीट कर दिया गया है। तो उसमें हमने जो टॉपिक था कि डिजीज़ेस कैसे फैलते हैं पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज़ेस कैसे ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो कुछ डिजीज़ है ना जो टच के थ्रू, एक तो डिजीज़ होता है जो फिजिकली कॉन्टैक्ट से जाएगा, एंड कुछ डिजीज़ होते हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होते हैं। सिंस द सेक्सुअल एक्ट is a very intimate connection of body, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted। क्योंकि ये बहुत ही इंटीमेट कनेक्शन होता है दो बॉडीज़ के बीच में, कोई भी सेक्सुअल जो एक्ट होता है, तो इससे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि जो सेक्सुअली डिजीज़ जो ट्रांसमिट होते हैं वो हो जाएंगे। जैसे कि सुना होगा एड्स के बारे में, एड्स जो है वन ऑफ द रीज़न सेक्सुअली भी वो ट्रांसमिट होता है, और भी रीज़न है पर उनमें से वन ऑफ द रीज़न है कि वो सेक्सुअल से भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी वो ट्रांसफ़र होता है। अब इसमें कुछ डिजीज़ है जैसे कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं सच एज़ गोनोहोरिया एंड सिफिलिस। ये 2 ऐसे डिजीज़ है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को ना हम शॉर्टकट में STDs भी बोलते हैं, ठीक है ना। STD फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़। एंड वायरल इन्फेक्शंस, कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी है जैसे कि वॉर्ड्स है एंड HIV एड्स। HIV फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एंड एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का है। तो इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट दिस द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेज ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। तो क्या पॉसिबल तरीका है, कोई प्रिवेंट करने का तरीका है कि ये जो बीमारी है वो ना हो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और ये चीज़ ना हो। Using a converging called a condom for the penis during sex helps to prevent transmission of many of these infections to the some extent। तो ये जो यूज़ ऑफ कॉन्डोम जो कि मेल्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग सेक्स के टाइम पे, ताकि ये जो डिजीज़ है वो दूसरे में जो पार्टनर है उसमें ट्रांसफ़र ना हो। ओके, नेक्स्ट है सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। और दूसरी जो चीज़ है कि कोई भी सेक्सुअल एक्ट जो है उससे क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमेन। और स्पेशली जो प्रेगनेंसी होता है वो वुमेन की माइंड पर और बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। एंड इफ़ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो हमने देखा था कि बेबी अगर कैरी करना है तो उसके लिए स्पेशली जो मदर के माइंड एंड बॉडी जो है वो फुल्ली मैच्योर होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। Therefore, many ways have been
डिवाइस टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, है ना। टू अवॉइड प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड फॉल इन द नंबर ऑफ कैटेगरीज। बहुत सारे तरीके उससे आते हैं। एक तो हमने इसके पहले देख लिया जो कि एसटीडीज़ यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से भी हमें बचाएगा एंड साथ में प्रेगनेंसी से भी बचाएगा। वन कैटेगरी एज द क्रिएशन ऑफ ए मैकेनिकल बैरियर सो एज द स्पर्म डज नॉट रिच द एग। तो देखो प्रेगनेंसी कब होगी, जब जो फ्यूजन जो होगा वो होगा, यानी कि जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा जब भी प्रेगनेंसी होगी। तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए एक ही तरीका है कि दोनों का फ्यूजन जो हो ना हो। तो जो यहाँ पर जो मैकेनिकल बैरियर है वो है कॉन्डोम ऑन द पेनिस ऑन सिमिलर कवरिंग वन इन द वेजाइना कैन सर्व दिस पर्पस। तो कॉन्डोम जो है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होते हैं, बस इसको ये है कि कवरिंग करते हैं ताकि जो गैमेट जो यानी कि जो जर्म सेल्स हैं, जो स्पर्म एंड जो एग है वो आपस में मीट ना करें। अनदर कैटेगरी फॉर कंट्रासेप्टिव एक्ट्स बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट द एग्स आर नॉट रिलीज्ड एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। तो ये जो है पिल्स के रूप में लेते हैं, इससे क्या होता है ना, हार्मोनल जो है थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से जो एग है वो रिलीज़ नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो सभी का जो मेन काम है कि फर्टिलाइजेशन किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। जो थर्ड नंबर पे ये तो दिस ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली और पिल्स एज ए जो ओरली यानी कि दवाई की तरह लेते हैं ताकि जो हार्मोनल है बैलेंस को थोड़ा सा चेंज कर सके और वो एग जो है रिलीज़ नहीं होता है। However, since they change hormonal balances, they can cause side effect too। और क्योंकि ये जो दवाइयाँ लेते हैं तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, तो थोड़ा सा इसका साइड इफेक्ट भी होता है। अदर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप और कॉपर टी ये भी यूज़ करते हैं। दूसरे कॉपर टी या इसके बारे में IUCD बोलते हैं, जो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, इनको यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है ताकि जो है प्रेगनेंसी को रोका जा सके। ये नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे लेते हैं इसको, यहाँ से देखो कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी सच एज लूप और कॉपर टी। अगेन दे आर कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। और क्योंकि ये यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है तो इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं और ये इरिटेशन क्रिएट करता है। एंड इफ़ द और द फोर्थ पार्ट है ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में क्वेश्चंस कि राइट द टाइप ऑफ द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ये सारे लिखना है। फोर्थ नंबर है जो इफ़ द वास्ट डिफरेंस इन द मेल इज़ ब्लॉक्ड। जो वास्ट डिफरेंस है जो कि क्या करता है, स्पर्म को लेके आता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ये बाय सर्जरी किया जाता है। स्पर्म ट्रांसफ़र विल बी प्रिवेंटेड। स्पर्म इसे ट्रांसफ़र नहीं होगा इन द फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल तक, सॉरी ये स्पर्म जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। और इफ़ द फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज़ ब्लॉक्ड, और फीमेल में भी ये सर्जरी की जाती है, तो फीमेल में क्या करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जो एग है वो रिलीज, एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होगा। द एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूट्रस। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। फिर दोनों केस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फिर से वही बात है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक। और ये मेथड यूज़ क्या करते हैं, इसमें सर्जिकल मेथड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो पहले मेथड में हमने देखा ना क्या यूज़ किया हमने, मैकेनिकल बैरियर। तो हमने यहाँ पर ना 4 टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़े। यहाँ पर मैं एक बार इसको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसे यहाँ पर क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है वो अलग अब यूज़ होगा। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम यूज़ करते हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो सबसे जो पहला हो गया मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे क्या हो गया, मैकेनिकल बैरियर, जिसमें कि हम यूज़ करेंगे कॉन्डोम्स का, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आते हैं। सेकेंड है केमिकल मेथड, जिसमें कि हम पिल्स लेते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे है सर्जिकल मेथड, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही होता है। और ये केमिकल मेथड ना ये मोस्टली ये फीमेल्स के लिए होता है, ठीक है। फीमेल्स के जो है एग जो है वो रिलीज़ ना हो इसके लिए होते हैं। बाकी मैकेनिकल दोनों के लिए। सर्जिकल जो मेथड है ये भी दोनों के लिए यूज़ होता है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। ये थोड़ा परमानेंट होता है क्योंकि इसके बाद फिर प्रेगनेंसी हो गई नहीं। एंड जो लास्ट वन है दैट इज़ IUCD मेथड, जिसमें कि यूट्राइन में जो कॉपर टी की तरह जो डिवाइसेस है वो यूट्रस में, ये तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो है ये फीमेल के यूट्रस में डालते हैं ताकि वो जो एग है वो फर्टिलाइज ना हो सके, एग जो है फर्टिलाइज ना करे। तो ये सारे जो है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए 4 तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया है, उसको अच्छे से लर्न करना इस टॉपिक से, ठीक है ना।
नेक्स्ट अब आगे की जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें ये है कि ये जो आगे से कि तो इस सारे किस्म में क्या देखना हमें, वाइल सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन लॉन्ग रन, सर्जिकल मेथड जो है ना ये लंबे समय के लिए क्या है, ये सेफ है, ठीक है ना। सर्जिकल वाइल सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन लॉन्ग रन, अब है सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शंस एंड अदर प्रॉब्लम्स इफ़ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, तो सर्जरी भी अगर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया गया तो वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आगे बहुत ही फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, कि अगर कोई प्रेगनेंसी है जो अनवांटेड है उसको रिमूव करने के लिए भी सर्जरी का यूज़ किया जाता है। एंड दिस मे बी मिस यूज बाई पीपल हु डू नॉट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड एज हैपन्स इन illegal sex selection, abortion of female fetus. For healthy society the female male sex ratio must be maintained, तो क्या होता है कि पहले पता कर लेते हैं है क्या, अगर फीमेल है जो फीटस जो फीमेल है, तो कई लोग फीमेल पसंद नहीं करते हैं और इसको अबॉर्ट कर लेते हैं फीमेल फीटस को, तो ये इलीगल एक्ट है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है हमारे सोसाइटी में मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द रेकलेस फीमेल फिटिसाइड्स चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट, और क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से जो फीमेल एंड मेल रेशियो, अभी पता होगा तुम्हें क्या रेशियो चल रहा है, अभी काफ़ी कम हो गया रेशियो ये वाला जो है, तो बिकॉज ऑफ द रेकलेस फीमेल फिटिसाइड चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट इन सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, ऑल्दो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो अब क्या होगा, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि जन्म से पहले बच्चे का सेक्स पता करना कि वो मेल है या फिर फीमेल है, ये इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया। जैसे ही पता लगता था कि फ़ीमेल चाइल्ड है और उन जिनको ज़रूरत नहीं थी फीमेल की, तो वो उसको अबॉर्ट करवा देते थे, उनको ख़त्म कर देते थे। तो वी हैव नोटेड अर्लियर दैट रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, तो हमने अब क्या देखा कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ऑर्गेनिज्म जो है अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज, अब कितने जो पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ जो बर्थ है एंड द डेथ दोनों की जो रेट है वो अगर सेम है तो सेम रहेगी, अगर बर्थ ज़्यादा है एंड डेथ कम है तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएंगे, और जब बर्थ कम है और डेथ ज़्यादा है तो फिर पॉपुलेशन कम हो जाएंगे, तो इस पर डिपेंड करता है। एंड द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ कॉज फॉर कंसर्न ऑफ मैनी पीपल, और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जो है बहुत सारी चीज़ों पर जो है इसका असर पड़ता है। एंड दिस इज़ बिकॉज एन एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबडीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाउएवर इफ इनइक्वालिटी in society is maintained, main reason for poor standard of living of many people. The size of population is relatively unimportant. If you look around us, what can we identify as the most important reason for poor living standard? तो ये देखकर क्वेश्चन मार्क में दे रखा है। वैसे हम एक नॉर्मल सी बात है कि जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो हो जाता है ना, क्योंकि फिर मेंटेन नहीं कर पाते, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो वो लिविंग स्टैंडर्ड जो है मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये एक जस्ट क्वेश्चन मार्क छोड़ गए। तो पूरी चैप्टर हमने पढ़ लिया, देख लिया, ख़त्म हो गया चैप्टर, एंड बहुत सारी चीज़ हमने सीखी। इसके बाद भी कोई पॉइंट लगता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट में पूछना। एंड होप कि ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा, सारे पार्ट इसके अच्छे से देखो समझो। एंड बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वो बताया मैंने, बाकी इसके क्वेश्चन से रहते हैं उनको करना, ठीक है। थैंक यू।